प्रश्न है कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है? तो तबले में संगत सम्राट की पदवी अहमद जान थिरकुआ का नहीं है, कलाम उल्लाह का भी नहीं है, अल्लाह रखा का भी नहीं है। किसकी है? तो हबीबुद्दीन का है। हबीबुद्दीन तबला के संगत सम्राट की पदवी प्राप्त की। इनके बारे में जानेंगे हम कि तबले में संगीत सम्राट की पदवी हबीबुद्दीन को प्राप्त थी। दिल्ली और अजराना के वादन शैली में निपुण उस्ताद को अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन लखनऊ में संगत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि संगत सम्राट की उपाधि किनको मिला? संगत सम्राट की जो उपाधि है वो किनको मिला? तो पंडित रविशंकर को नहीं मिला, उस्ताद जाकिर हुसैन को नहीं मिला, बड़े गुलाम अली को भी नहीं मिला। किनको मिला? हबीबुद्दीन को मिला। अगला प्रश्न है कि पंडित कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो पंडित कंठे महाराज के शिष्य का नाम जो उदय महाराज नहीं था, गुदई महाराज नहीं था, क्या था? किशन महाराज था, विशाल महाराज भी नहीं था। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि पंडित कंठे महाराज के शिष्य का नाम जो था किशन महाराज था। आपका बाज शुद्ध बनारस घराने का था। और किस घराने से थे? तो बनारस घराना से थे। इनके शिष्यों का एक बड़ा परिवार है। इनमें से इनके भतीजा पद्मश्री किशन महाराज एवं शिष्यों में सर्वश्री शारदा सहाय, आशुतोष भट्टाचार्य, नाटू बाबू एवं पौत्र पूरन महाराज आदि हैं। इनका एक पौत्र है जो पूरन महाराज हैं। अगला प्रश्न है नाना साहब पानके किस वाद्य किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो नाना साहब पानके जो थे ये तबला से नहीं थे, क्या से थे? मृदंगवाद से थे। चंग भी नहीं बजाते थे, उपांग भी नहीं बजाते थे। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि नाना साहब पानके मृदंगवाद से संबंधित है। मृदंग वादन के क्षेत्र में एक इतिहास का निर्माता, विशाल शिष्यों के समूह एवं वादन में मौलिक कृतियों और रचनाओं के शिल्पी नाना साहब पानके नाम भारतीय संगीत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। अगला प्रश्न है कि किशन महाराज किस घराने के बाज बजाते थे? तो किशन महाराज जो थे अजराना घराना के नहीं बजाते थे, ग्वालियर के नहीं बजाते थे, अजमेर का भी नहीं बजाते थे। किसका बजाते थे? बनारस घराने का बाज बजाते थे। अगला प्रश्न है कि पागलदास क्या बजाते थे? पागलदास क्या बजाते थे? पागलदास क्या बजाते थे? तो पागलदास तबला नहीं बजाते थे, चंग नहीं बजाते थे, क्या बजाते थे? तो पखावज बजाते थे पागलदास। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि पागलदास पखावज बजाते थे। इनका वास्तविक नाम जो था वो राजशंकर दास था। ये अपने उपनाम स्वामी पागलदास के नाम से सुप्रसिद्ध इस पखावज वादक का जन्म 15 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के ग्राम मझौली में हुआ था। अगला प्रश्न है
कि पागलदास का जन्म कब हुआ था, अभी हम ऊपर बताएं तो पागलदास का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1920 को हुआ था। 15 अगस्त 1920 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में, यूपी देवरिया, यूपी देवरिया में। अगला प्रश्न है कि वाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? आखिर वाद में हम तरब क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वर की आंच बढ़ाने के लिए लगाते हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी स्वर की आंच घटाना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं होगा। स्वर की आंच बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो वाद में तरब लगाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि वाद में तरब लगाने का उद्देश्य स्वर की आंच बढ़ाना है। अच्छे सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं जिसके लिए अलग अलग छोटी खूंटियां तथा एक छोटा सा घुड़च होता है, उसे हम तरब कहते हैं। इन तारों में स्वर देर तक गूंजता है। अगला प्रश्न है कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में कितने बोल होते हैं? तो चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में 4 बोल नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से तिहाई का मतलब होता है 3। कितना होगा? 3 होगा। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में 3 बोल होते हैं। जिस प्रकार किसी छोटे से बोल को पूरा पूरा 3 बार प्रस्तुत करना तिहाई कहलाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी छोटी सी तिहाई को पूरा पूरा 3 बार प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम चक्रधार तिहाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रेला किस वाद पर बजता है? रेला जो है किस वाद पर बजता है? तो रेला जो है वो तबला वाद पर बजता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि रेला तबला वाद से संबंधित है। रेला यूं तो तबला का एक प्रमुख बोल ही है जिसका वादन कलाकार वादन की खूबसूरती और तैयारी दिखाने के लिए करते हैं। रेला की मुख्यतः कायदा की तरह का ही एक बोल होता है, लेकिन इसके वर्ण अपेक्षाकृत छोटे, अधिक कर्णप्रिय, मधुर और तेज लय में बजाने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि थाई की तिहाई को क्या कहते हैं? थाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो थाई की तिहाई को हम चक्रधार प्रण नहीं कहते हैं, चक्रधार टुकड़ा भी नहीं कहते हैं, इनमें से कोई ने भी नहीं होगा। क्या होगा? तो चक्रधार तिहाई होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे चक्रधार तिहाई क्या होता है। तो थाई की तिहाई को चक्रधार तिहाई कहते हैं। इसमें एक बोल समूह को बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बजाया जाता है और एक अंतिम धा सम पर या किसी निश्चित स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? तो जोड़ आलाप जो है वो कहाँ बजाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आलाप से पहले तो बजाया नहीं जाता, आलाप के बाद में नहीं, झाले के बाद में, इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसके बारे में जानेंगे कि आलाप के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को कहते हैं। आलाप राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने के स्वरों को कहते हैं। आलाप का अर्थ है बदल बदल कर बढ़ना। आलाप के शुरू मध्य लय में जोड़ झाला सुनाया जाता है। अगला प्रश्न है
कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। तो पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो पंडित बलराम पाठक जो है वो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे, सितार। अब इनके बारे में जानेंगे हम कि पंडित बलराम पाठक सितार बजाते थे। पंडित बलराम पाठक को भारत में उत्तर भारतीय संगीत के सबसे महान सितार वादकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ कब हुआ? तो 5 नवंबर 1926 को। 5 नवंबर 1926 को कहाँ हुआ? तो यूपी में हुआ। यूपी के बलिया में हुआ। यूपी के बलिया में। अगला प्रश्न है कि पंडित बलराम पाठक का जन्म कब हुआ? तो पंडित बलराम पाठक का जन्म 5 नवंबर 1926 को यूपी के बलिया में हुआ। 5 नवंबर 1926 को यूपी के बलिया में हुआ। अगला प्रश्न है कि पंडित बलराम पाठक का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बलराम पाठक का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शरण रानी क्या बजाती थी? तो शरण रानी जो थी वो क्या बजाती थी? श्रोद वादक थी। क्या थी? श्रोद। क्या बजाती थी? तो श्रोद बजाती थी। अब शरण ईरानी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि शरण रानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध श्रोद वादक थी। वे प्रथम महिला थी जिन्होंने श्रोद जैसी मर्दाना शार को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। इसी कारण उन्हें श्रोद रानी के नाम से पुकारते थे। उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि श्रोद रानी के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा, लता दीदी? नहीं, शरण ईरानी होगा। क्या होगा? शरण रानी होगा। अगला प्रश्न है कि धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? तो धा ती नाड़ा जो है वो तबला का नहीं है, पखावज का नहीं है, इनमें से सभी नहीं होगा। ये नकारा का है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि धा ती नाड़ा नकारा वाद्य का बोल है। यह उत्तर भारतीय संगीत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित औनद वाद्य है। भारत में जब तक ध्रुपद गायन का प्रचलन था पखावज का खूब प्रयोग हुआ, परंतु जब से ध्रुपद के स्थान पर ख्याल गायन शैली का प्रचार हुआ पखावज का प्रचार घटने लगा। नकारा का प्रयोग नटवरी नृत्य में किया जाता है। अब इसका जो प्रयोग किया जाता है नटवरी नृत्य में किया जाता है। नटवरी नृत्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बीजी जोग क्या बजाते थे? बीजी जोग जो थे वो क्या बजाते थे? बीजी जोग क्या बजाते थे? तो बीजी जोग जो थे वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे बीजी जोग के बारे में कि बीजी जोग वायलिन बजाते थे। इनका पूरा नाम विष्णु गोविंद जोग था, जिन्हें बीजी जोग 22 फरवरी 1922 से 21 जनवरी 2004 के नाम से जाना जाता था। वह 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में
वायलिन के प्रमुख प्रतिवादक थे। अगला प्रश्न है, आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है कि भरत ने ग्राम की कितनी संख्या मानी है। भरत ने ग्राम की कितनी संख्या मानी है। भरत ने ग्राम की कितनी संख्या मानी है। तो भरत ने ग्राम की 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, कितनी मानी है, 2 मानी है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।